हे स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जैक बोर्ड कॉमर्स का जो सेट 1 जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसको देखेंगे और उसका सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग ये समझेंगे जो सेट 1 है जो जैक बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है उसका जो क्वेश्चन पैटर्न है किस तरह से दिया गया है उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लोग उसको सॉल्व भी करेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल द कॉमर्स वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लीजिएगा। आगे जो भी वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके इसलिए। तो दोस्तों, यहाँ पर आप पैटर्न देखिएगा तो सबसे पहले जो 20 क्वेश्चन दिया गया है वो दिया गया है एमसीक्यू, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया गया है, तो टोटल हो जाता है 20 मार्क्स का। उसके बाद फिलअप दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स जो आता था पहले बचपन में उसी तरह का यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पर 1 नंबर का आपको एक क्वेश्चन रहेगा, तो यहाँ पर 12 क्वेश्चन पूछा गया है तो मतलब 12 नंबर आपका इस तरह से उठेगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिसको 2 या 3 लाइन में आपको आंसर करना रहता है, 1 या 2 लाइन बोलिए, तो यहाँ पर 8 क्वेश्चन देगा 2-2 मार्क्स का, टोटल हो जाता है 16 मार्क्स। उसके बाद आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आएगा 4, जिसका मार्क्स रहेगा 4-4 नंबर करके, टोटल हो जाता है 16 मार्क्स। उसके बाद आपका जो आएगा वो लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर रहेगा, वो 2 क्वेश्चन देगा 8 नंबर का, टोटल हो जाता है 16 मार्क्स। टोटल 80 नंबर का क्वेश्चन रहेगा, आपको आंसर करना है एग्जाम में। दोस्तों, 100 में जो 20 नंबर बचा वो 20 नंबर का आपको पता ही है कि प्रैक्टिकल एग्जाम होता है जो कॉलेज के तरफ से मार्क्स को दिया जाता है। वहाँ पर भी आपसे प्रैक्टिकल सबमिट कराया जाता है, अटेंडेंस का कुछ मार्क्स मिलता है और कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाता है, उसको आपको आंसर करना रहता है। उसके बाद उसमें 20 में जितना भी मिले, दोस्तों मुझे तो 19 मिला था, 20 में 19 मिल गया था। तो दोस्तों आप भी अच्छे से तैयारी करके जाइए, जो पूछा जाए वो बताइए, आपको 20 में 19 या 20 भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखिए जो सेट 1 है उसको अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर क्लिक करके टोटल कॉमर्स का जो अकाउंटेंसी, बीएसटी, एंटरप्रेन्योरशिप और मैथमेटिक्स, बिजनेस मैथ जो बोला जाता है वो एक ही पीडीएफ में है, तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए। दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 1 है बहुत आसान है। यहाँ लिखता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी पढ़िएगा इसका तो गड़बड़ा जाइएगा। यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है, कॉलेज, दूसरा है टाटा मोटर्स, तीसरा है स्पोर्ट क्लब, चौथा है हॉस्पिटल। बोलता है कि इनमें से कौन सा संस्था नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। तो दोस्तों जो पहला आंसर होगा, कॉलेज जो है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, स्पोर्ट क्लब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, हॉस्पिटल भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन टाटा मोटर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए ये आपका सही होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो आंसर है वो होगा टाटा मोटर्स। पहला आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहा होगा, आप देखिए। वसीयत को मानना चाहिए, लेगेंसी शुड बी ट्रीटेड एज लाइबिलिटी, रेवेन्यू, रिसीव, इनकम या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहाँ पर जो वसीयत होता है वो लाइबिलिटी होता है, तो बी का जो आंसर होगा वो लाइबिलिटी होगा। इसको हिंदी में कहते हैं दायित्व। उसके बाद लिखता है एक साझेदारी फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है और जो ऑप्शन है वो है 10, 20, 30 और 40। तो दोस्तों इंग्लिश पर ध्यान दीजिएगा, तो यहां पर लिखा है ऑर्डिनरी पार्टनरशिप मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। ऑर्डिनरी पार्टनरशिप में मैक्सिमम नंबर कितना हो सकता है? अगर यहां पर ऑर्डिनरी शब्द नहीं यूज करता, अधिकतम संख्या पूछता तो आंसर होता 50, लेकिन यहाँ ऑर्डिनरी लिख दिया, इसलिए आपका जो आंसर होगा वो 20 होगा। तो यहाँ पर जो आंसर है वो होगा 20। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। 4 भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखता है क्वेश्चन नंबर 4 में साझेदारी समझौता हो सकता है मौखिक, लिखित, मौखिक या लिखित या कोई नहीं।
तो यहाँ पर जो साझेदारी के लिए जो पार्टनरशिप डीड बनाया जाता है वो मौखिक और लिखित दोनों तरह से हो सकता है। हम यहाँ इंग्लिश में लिख देते हैं ओरल एंड रिटेन, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, वहां अगर हिंदी में लिखते होंगे मौखिक या लिखित। यही आपका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। समता अंशधारी होते हैं। इक्विटी शेयर होल्डर आर कंपनी के लेनदार, कंपनी के स्वामी, कंपनी के ग्राहक और इनमें से कोई नहीं। तो साफ सुथरा बात है, सबसे अंत में पैसा बचता है तो उसी को डिविडेंड दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को। उससे पहले प्रेफरेंशियल शेयर को दिया जाता है, उससे पहले डिवेंचर होल्डर को इंटरेस्ट दिया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर कहने का बात है वो सबसे अंत तक इंतजार करता है, बचेगा तो मिलता है, नहीं मिलता है तब जब नहीं बचता है तो इस दशा में वो सबसे अंत में लेता है। तो इस हिसाब से वो कंपनी का क्या कहलाएगा, ऑनर कहलाएगा। ऑनर भी बहुत सब्र करता है, सबसे पहले अपना लाइबिलिटी का पेमेंट करता है, उसके बाद जो बचता है उसमें हिस्सा लेता है। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर जो आंसर होगा ऑनर ऑफ कंपनी, इसका आंसर होगा आपका ऑनर ऑफ कंपनी। कंपनी का ये क्या होता है, मालिक होता है, कंपनी का स्वामी कौन, इक्विटी शेयर होल्डर। यहां प्रेफरेंशियल लिखेगा तो मत लिख दीजिएगा। दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं ख्याति है गुडविल। गुडविल क्या है, मूर्त संपत्ति, अमूर्त संपत्ति, चालू संपत्ति या इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले एसेट्स को आपने 11 में पढ़ा होगा, उसमें क्लासिफाई किया गया था, अलग अलग एसेट्स को देखा गया था। करेंट एसेट्स देखे थे हम लोग, फिक्स एसेट्स देखे थे, वहाँ पर आप देखिएगा तो एक इंटेंजिबल एसेट्स भी मिला होगा जिसको आप देख नहीं सकते हैं, छू नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं। तो वैसे एसेट्स को हम लोग कहते हैं अमूर्त संपत्ति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इंटेंजिबल एसेट्स। तो गुडविल को आप छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये क्या है, इंटेंजिबल एसेट। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर होगा वो होगा इनटेंजिबल एसेट्स, ठीक है। ये आंसर होगा, इंग्लिश में ये हुआ, हिंदी में लिखना है तो अमूर्त संपत्ति आपको लिखना पड़ेगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो है, यहां पर लिखता है हिंदी में संचित लाभ और संचय का हस्तांतरण किया जाएगा। मतलब कि एकोमोडेटेड प्रॉफिट एंड रिजर्व को कहां ट्रांसफर किया जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट की, बैंक अकाउंट की, कैपिटल अकाउंट या इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर दोस्तों होगा आंसर कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बैलेंस शीट में आप जब देखते होंगे वहां पर अगर लाइबिलिटी साइड में प्रॉफिट है, एकोमोडेटेड प्रॉफिट या रिजर्व है, तो उसको हम लोग डायरेक्टली कहां डिस्ट्रीब्यूट करते लाके कैपिटल अकाउंट में। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी रहेगा तो वही आंसर होगा, या कैपिटल अकाउंट है तो उसको भी आप आंसर बोल सकते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहां नहीं लिखा है, कैपिटल अकाउंट लिखा है तो ये कैपिटल अकाउंट ही होगा। तो ये आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि दायित्व की कुल राशि में सम्मिलित होती है अधिकृत पूंजी की, निर्गमित पूंजी या सब्सक्राइब्ड कैपिटल, जिसको हम लोग प्रार्थित पूंजी कहते हैं, और लास्ट में चुकता पूंजी। तो दोस्तों जब आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं, किस चैप्टर में, जहां शेयर को इशू करने वाला सीखे होंगे वहां पर बैलेंस शीट भी बनाना सीखे होंगे। उस बैलेंस शीट को जब आप बनाते थे तो उस समय ऑथराइज्ड कैपिटल को ऊपर में क्लोज कर देते थे, इशू कैपिटल को क्लोज कर देते थे, सब्सक्राइब कैपिटल को भी क्लोज कर देते थे। किस पर कैलकुलेशन करते थे, ज्यादा आपका ध्यान कहाँ रहता था, पेड अप कैपिटल को ही लाइबिलिटी में ऐड किया जाता था। जो मिला है आपको, जो शेयर होल्डर के तरफ से आपको दिया गया है, पेड अप किया गया है, 10 में 8 मिला तो आप 8 ही शो कीजिएगा लाइबिलिटी साइड में। तो दोस्तों आपका यहां जो आंसर होगा वो होगा पेड अप कैपिटल। दोस्तों हम पूरा समझा के चल रहे हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 आप अगर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, तो 9 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ऋण पत्रधारी प्राप्त करते हैं डिविडेंड, इंटरेस्ट, प्रॉफिट या नॉन ऑफ दिस। तो दोस्तों यहां पर जो शेयर होल्डर रहता है उसको डिविडेंड मिलता है, जो डिवेंचर होल्डर रहता है उसको इंटरेस्ट मिलता है, ठीक है। तो यहां पर कंफर्म हो गया कि डिवेंचर होल्डर को क्या दिया जाता है, इंटरेस्ट। हिंदी में अगर आप लिखते हैं तो हिंदी में आपको लिखना होगा ब्याज, ठीक है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में बहुत आसान क्वेश्चन है। यहां लिखता है कि प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्या कहलाता है? पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों यहां पर आपको बता दे कि कोई भी तरह का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो होता है वो पर्सनल अकाउंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट। ठीक है, इसको याद कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर अकाउंट किस अकाउंट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है? तो पर्सनल अकाउंट के हिसाब से ट्रीट किया जाता है। उसके बाद इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट कौन सा खाता में आता है? तो पर्सनल, रियल, नॉमिनल क्या आता है आप बताइए। कमेंट करके भी जवाब आप दे सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ये प्रॉफिट और लॉस से रिलेटेड होता है, इसलिए ये होता है नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, क्लियर हो गया। नॉमिनल अकाउंट कौन सा खाता? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है? नॉमिनल अकाउंट। क्लियर हो गया दोस्तों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो 12 कहता है आइटम रिकॉर्डेड इन इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट। आय और व्यय खाते में क्या लिखा जाता है? तो पूंजीगत मद मतलब कैपिटल आइटम लिखा जाता है, कि आयगत मद मतलब कि रेवेन्यू आइटम लिखा जाता है, या दोनों लिखा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर मशीन लिखते हैं, फर्नीचर लिखते हैं, बिल्डिंग लिखते हैं? नहीं। अगर मशीन को बेच दिया तो उससे जो प्रॉफिट होगा उसको हम लोग लिखेंगे, या लॉस होगा तो उसको लिखेंगे। कहाँ? इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो ये कैपिटल नेचर का नहीं होता है, बल्कि कौन सा नेचर का होता है? रेवेन्यू नेचर का होता है। इसलिए जो आंसर होगा रेवेन्यू आइटम को यहां पर हम लोग लिखते हैं। ठीक है, इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में। तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में लिखता है कि एक साझेदारी फर्म के आवश्यक तत्व नहीं है। क्या नहीं है? कम से कम 2 व्यक्ति होना जरूरी है, सभी भागीदार के बीच में समझौता होना जरूरी है, मुनाफे और नुकसान का बराबर हिस्सा यह भी जरूरी है। कोई जरूरी नहीं बराबर हो, पर ये एसेंशियल में आता है कि प्रॉफिट और लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना। लास्ट लिखता है व्यवसाय के लिए साझेदारी समझौता। तो व्यवसाय के लिए यहाँ पर साझेदारी समझौता नहीं होता है, फर्म के लिए होता है। तो यहाँ जो लास्ट वाला है वो आपका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, पार्टनरशिप एग्रीमेंट इज फॉर सम बिजनेस। ये आपका गलत होगा, ये एसेंशियल एलिमेंट नहीं है पार्टनरशिप फर्म के लिए। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 में लिखता है फर्म के साथ साझेदार का संबंध। कैसा संबंध होता है? फर्म के साथ साझेदार का संबंध कैसा होगा? मालिक का, एजेंट का, या मालिक और एजेंट का, या प्रबंधक का? तो जो मेंबर होता है ना, पार्टनर्स होता है ना जो फर्म का, वो ऑनर का भी काम करता है और एजेंट का भी काम करता है। ऑनर का काम करने के लिए उसको प्रॉफिट और लॉस में हिस्सा लेना होता है, और एजेंट के जैसा काम करने के लिए उसको कमीशन या सैलरी मिलता है। क्लियर हो गया यहां से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 से पहले आता है 15 अभी देख लेते हैं। 15 में लिखता है क्वेश्चन, और एक साझेदारी फर्म में भागीदारों की संख्या हो सकती है, मे बी। यहां पर आपको एक नॉर्मल सोच रखते हुए यहाँ आंसर करना, जो बुक में आप पढ़े हैं। तो बुक में जब आप पढ़िएगा तो वह मैक्सिमम 50 लिखता है कि अधिकतम संख्या 50 तक जा सकता है। मैंने कहा था ऑर्डिनरी फर्म नहीं लिखा है, इसलिए पार्टनरशिप फर्म नहीं लिखा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम 50 लिख देते हैं, मैक्सिमम 50। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 भी सॉल्व हो गया। अब हम लोग 16 देखते हैं। 16 में लिखता है साझेदारी का दायित्व होता है लिमिटेड, अनलिमिटेड, डिटरमाइंड बाय द कोर्ट, डिटरमाइंड बाय द पार्टनरशिप एक्ट। तो यहाँ पर जो साझेदारी में साझेदारों का जो लाइबिलिटी होता है वो अनलिमिटेड होता है, अनलिमिटेड होता है, मतलब कि असीमित होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। उसके बाद
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में लिखता है आपका कि एक कंपनी है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल एक्जिस्टेंस, लिमिटेड लाइबिलिटी और ऑल ऑफ अबव, अलग कानूनी इकाई, अस्थाई अस्तित्व, सीमित देयता, उपरोक्त सभी। तो ये सारा जो नेचर होता है, जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, वो कंपनी में होता है। तो यहां पर जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव, ऊपर दिया गया जितना भी चीज है वो सही है, मतलब ए बी सी तीनों सही है। तो इसलिए उपरोक्त सभी आंसर आपका हो जाएगा। तो हम लोग 17 तक देख लिए। अब क्वेश्चन नंबर क्या देखते हैं, 18 देखते हैं। 18 का क्या आंसर होना चाहिए। तो 18 में लिखता है कि एक कंपनी की पूंजी को इकाइयों में विभाजित किया जाता है जिसे कहा जाता है डिवेंचर, शेयर, स्टॉक या बॉन्ड। तो कोई भी आंख बंद करके बता देगा जो शेयर पढ़ा होगा। कंपनी का पूंजी को छोटा छोटा टुकड़ा में जब हम लोग बांटते हैं तो उसको क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। तो आपका आंसर क्या होगा, शेयर, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, अंश कहते हैं। क्लियर हो गया। उसके बाद 19 देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 19 आप देखिएगा तो वहां लिखता है कि चिट्ठे के बाएं भाग को कहा जाता है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहता है बैलेंस शीट में, राइट साइड में आपका एसेट्स नजर आता है, लेफ्ट साइड में लाइबिलिटी। तो ये भी बहुत आसान था, लाइबिलिटी, जिसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं, दायित्व, लिख लीजिएगा। उसके बाद एक बचता है क्वेश्चन नंबर 20 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, निम्नलिखित में से कौन सा नकदी का स्रोत नहीं है। इशू ऑफ शेयर, पैसा आएगा। सेल ऑफ एसेट्स, पैसा आएगा। डिविडेंड रिसिप्ट, पैसा आएगा। परचेज ऑफ मशीनरी, जब पैसा आप लगा के मशीन को लेके आइएगा तो पैसा आएगा थोड़ी, वो स्रोत थोड़ी है। ठीक है, तो आपका मशीन आएगा, पैसा जाएगा, इसलिए ये क्या है, नकदी का स्रोत, सोर्स ऑफ फंड नहीं है, एप्लीकेशन ऑफ फंड है। तो यहां पर आपको क्या लिखना होगा, आंसर परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, ये आंसर होगा। आपको ए बी सी डी आपको लिखते चले जाना है। ये जो क्वेश्चन नंबर 1 में था इसका आंसर था बी। इस तरह से आपको आंसर करना है एग्जाम में। तो 20 क्वेश्चन हम लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का पढ़ लिए। आगे हम लोग 12 क्वेश्चन को देखेंगे फिलअप के लिए, कि फिलअप कैसा दिया गया है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद धीरे धीरे आगे भी पढ़ेंगे। तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब नहीं करते, लाइक भी नहीं करते, केवल वीडियो देखते हैं, वॉच टाइम बढ़ा देते हैं और कुछ नहीं। तो दोस्तों लाइक भी कर दीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों तक, क्योंकि एग्जाम आने वाला है, किसी को तो मदद मिले। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।